नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल सेल्फ शिक्षा में। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हम्म, आज के इस विशेष डीप डाइव यानी गहन विश्लेषण क्लास का जो विषय है ना, वो बहुत ही खास है। आज हम भारतीय संविधान की मास्टर क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम भाग 1 से लेकर भाग 13 तक का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। बिल्कुल। और ये विषय विशेष रूप से उन छात्रों के लिए तो जरूरी है ही जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एक जागरूक नागरिक होने के नाते भी। हाँ, हर किसी को पता होना चाहिए। सही बात है। देखिए, संविधान हमारे देश की सर्वोच्च रूल बुक है। इसे अक्सर लोग रटने बैठ जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक कहानी की तरह समझें तो ये बहुत आसान और दिलचस्प हो जाता है। बिल्कुल सर। और इसीलिए आज हम स्लाइड 1 से 15 तक एक-एक करके हर महत्वपूर्ण बिंदु को डिकोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली स्लाइड से। सर, सबसे पहले तो इसी बेसिक ढांचे की बात करते हैं। मैंने पढ़ा है कि संविधान एक बहुत ही विशाल पुस्तक की तरह है। हाँ, एक बहुत ही मोटी और विस्तृत किताब। तो इसमें जो भाग या पार्ट्स हैं, वो एक तरह से पुस्तक के अध्याय या चैप्टर्स हो गए हैं ना। मूल रूप से इसमें 22 भाग हैं। बिल्कुल सही। और जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, वो उन अध्यायों के अंदर के बिंदु हो गए, जिनकी मूल संख्या 395 है। और आखिर में अनुसूचियां हैं, जो अतिरिक्त जानकारी देती हैं, और वो कुल 12 हैं। एकदम सही फ्रेमवर्क बताया आपने। लेकिन सर, यहीं पर मुझे और बहुत से छात्रों को एक कंफ्यूजन होता है। ये बात थोड़ा कंफ्यूज करती है कि भाग 22 है या 25। मतलब अगर नए भाग जोड़े गए तो क्या किताब के पन्ने बढ़ाकर 23, 24 और 25 क्यों नहीं लिखे गए? बहुत ही वाजिब सवाल है। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि अगर हम मूल ढांचे का नंबर बदल देते तो सारे पुराने रेफरेंस और कोर्ट के फैसले गड़बड़ा जाते। अच्छा, मतलब पूरा सिस्टम ही हिल जाता। बिल्कुल। इसीलिए संविधान बनाने वालों और बाद की संसदों ने बहुत ही स्मार्ट तरीका निकाला। उन्होंने मूल ढांचे को छेड़े बिना जब भी नए विषयों को जोड़ा तो उन्हें पुराने अध्यायों के साथ अंग्रेजी के ए या बी लगाकर जोड़ दिया। ओहो, जैसे भाग 4 में 4A जोड़ दिया गया। एकदम सही। तो इसीलिए अगर आप किताब का आखिरी नंबर देखेंगे तो वो आज भी 22 ही है, लेकिन अगर आप उंगलियों पर गिनने बैठें कि 1, 2, 3, 4, 4A, तो कुल मिलाकर वो 25 निकलते हैं। वाओ, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। मतलब नंबरिंग नहीं बिगड़ी। हाँ, तो अब हम अगली स्लाइड पर आते हैं। भाग 1, अनुच्छेद 1 से 4, जो बात करता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र की। मतलब हमारी जमीन और बाउंड्रीज। बिल्कुल। और अनुच्छेद 1 का पहला ही वाक्य बहुत पावरफुल है। ये कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अंग्रेजी में कहें तो यूनियन ऑफ स्टेट्स। सर, यहाँ मेरा एक सवाल है। भाग 1 में राज्यों का संघ बोला गया है, तो क्या कोई राज्य अपनी मर्जी से, मतलब अगर उसे लगे कि मुझे अलग होना है, तो क्या वो भारत से अलग हो सकता है या अपना नाम खुद बदल सकता है? बिल्कुल नहीं। यही तो यूनियन शब्द की खूबसूरती है। यूनियन का मतलब ही यही है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है जिसे तोड़ा जा सके। अच्छा, मतलब अंदर आ सकते हैं पर बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं ये है। एकदम सही पकड़ा आपने। और रही बात नाम या सीमा बदलने की, तो अनुच्छेद 3 के तहत ये पावर किसी राज्य के पास नहीं बल्कि सीधे केंद्र की संसद के पास है। जैसे 2014 में तेलंगाना का निर्माण हुआ तो वो संसद ने किया। तो वर्तमान में हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बिल्कुल। अब देखिए, जमीन तो तय हो गई। अब अगली स्लाइड हमें बताती है कि उस जमीन पर रहेगा कौन। नागरिक। भाग 2, अनुच्छेद 5 से 11, नागरिकता या सिटीजनशिप। हाँ, और भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जो हमने ब्रिटेन से लिया है। मतलब हम सिर्फ इंडियन हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं। सही कहा। और इसे पाने के 5 तरीके हैं: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और क्षेत्र समावेष्टि। ये क्षेत्र समावेष्टि क्या है सर? इसका मतलब है कि अगर कल को कोई नई जमीन भारत का हिस्सा बनती है तो वहां के लोग खुद ब खुद भारत के नागरिक बन जाएंगे। और याद रखने वाली बात यह है कि अनुच्छेद 11 के तहत नागरिकता पर कानून बनाने का आखिरी अधिकार सिर्फ संसद के पास है। समझ गए। तो जमीन हो गई, लोग हो गए। अब आते हैं भाग 3 पर, जो मेरी फेवरेट स्लाइड है। अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। हाँ, और इसे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। जो कि हमने अमेरिका से लिया है ना? बिल्कुल। हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं: समता,
स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किसी एक अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था। हाँ, वो है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्योंकि अगर आपके बाकी अधिकार छिन जाएं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये राइट सिर्फ कागज पर नहीं है, इनकी पूरी गारंटी है। लेकिन एक अधिकार शायद हटा भी दिया गया था ना? हाँ, संपत्ति का अधिकार जो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसे 44th अमेंडमेंट द्वारा मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। इस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। भाग 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें DPSP कहते हैं, अनुच्छेद 36 से 51। ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। बिल्कुल, और इनका मुख्य उद्देश्य है देश को एक लोक कल्याणकारी राज्य या वेलफेयर स्टेट बनाना। इसमें 3 विचारधाराएं हैं ना, समाजवादी जैसे समान वेतन, गांधीवादी जैसे ग्राम पंचायत और उदार बौद्धिक जैसे समान नागरिक संहिता या UCC। एकदम सही। लेकिन इसमें एक कैच है, ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब नॉन जस्टिसेबल है। सर, यहीं पे मुझे एक डाउट है। अगर नीति निर्देशक तत्वों को लेकर हम कोर्ट जा ही नहीं सकते, तो संविधान बनाने वालों ने इन्हें लिखा ही क्यों? मतलब इनका फायदा ही क्या है अगर कोई सजा नहीं मिलेगी? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखिए, जब देश आजाद हुआ था, तब हमारे पास इतने पैसे या संसाधन नहीं थे कि हम रातों रात सबको रोजगार या घर दे सकें। अगर इन्हें मौलिक अधिकार बना देते, तो हर कोई सरकार पर केस कर देता। हाँ, फिर तो सरकार काम ही नहीं कर पाती। बिल्कुल। इसीलिए DPSP को एक नैतिक कंपास या दिशा निर्देश के रूप में रखा गया। सरकार को नीतियां बनाते समय इन्हें ध्यान में रखना होता है। और सबसे बड़ी बात, जनता 5 साल बाद वोटिंग के जरिए सरकार से सवाल पूछ सकती है कि भाई आपने DPSP के आधार पर कल्याणकारी काम किए या नहीं। अच्छा, मतलब कानूनी अदालत में नहीं, पर जनता की अदालत में इनकी पूरी वैल्यू है। एकदम सही। अब देखिए, लोगों को अधिकार मिल गए, सरकार को दिशा मिल गई, पर लोगों का भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। हाँ, और वही हमारी अगली स्लाइड है। भाग 4A, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। अनुच्छेद 51A, जो कि सोवियत संघ या USSR से प्रेरित है। और मजे की बात यह है कि ये मूल संविधान में थे ही नहीं। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। शायद पहले 10 कर्तव्य थे, फिर 2002 में 86वें संशोधन से शिक्षा का एक और कर्तव्य जुड़ा, तो अब कुल 11 हो गए हैं। बिल्कुल। तो अब हमारे पास देश का पूरा बेस तैयार है। अब बात करते हैं सरकार के सिस्टम की, केंद्र और राज्य। स्लाइड 8 और 9। सर, भाग 5 जो है, अनुच्छेद 52 से 151, वो संघ यानी द यूनियन की बात करता है। यह सबसे बड़ा भाग है। हाँ, क्योंकि इसमें पूरी केंद्र सरकार है। कार्यपालिका में आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आ गए। और विधायिका में संसद आ गई, लोकसभा और राज्यसभा। सही कहा। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय और आखिर में CAG। और इसके ठीक बाद आता है भाग 6, जो राज्यों की बात करता है। अनुच्छेद 152 से 237। इसमें भी राज्य सरकार का पूरा ढांचा है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानमंडल और उच्च न्यायालय। अब यहाँ एक दिलचस्प चीज देखिए, भाग 5 और भाग 6 का जो प्रशासनिक ढांचा है ना, वो लगभग एक समान है। तो सर, मतलब अगर कोई छात्र भाग 5 को बहुत अच्छे से समझ ले, तो क्या भाग 6 समझना उसके लिए एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसा आसान हो जाएगा? बिल्कुल, 100% आसान हो जाएगा। देखिए, केंद्र में जो भूमिका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री निभा रहे हैं, राज्य में ठीक वही भूमिका राज्यपाल और मुख्यमंत्री की होती है। मतलब सिर्फ किरदारों के नाम बदल गए हैं, कहानी वही है। हाँ, और कई आर्टिकल्स में तो बस कुछ खास संख्याएं जोड़ने से ही राज्य के आर्टिकल्स याद हो जाते हैं। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। अच्छा, अब भाग 7 की स्लाइड पर आते हैं। पर सर, इसमें तो लिखा है कि इसे निरस्त कर दिया गया है। हाँ, 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसे हटा दिया गया था, तो इसे याद रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे भाग 8 पे चलते हैं। अनुच्छेद 239 से 242,
संघ राज्य क्षेत्र या यूनियन टेरिटरीज। बिल्कुल। दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख जैसे क्षेत्र जहां का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। और इसके बाद आता है भाग 9, अनुच्छेद 243 से 243 ओ, पंचायतें। ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। 73वां संशोधन 1992। हाँ, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसमें 3 स्तरीय ढांचा बनाया गया: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और सर, इसमें एक टर्म है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। मुझे ये शब्द थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बहुत ही सिंपल है। देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब है पावर को बांटना, ताकि सारी पावर सिर्फ दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री या राज्य की राजधानी में बैठे मुख्यमंत्री के पास न रहे। अच्छा, मतलब पावर नीचे तक आनी चाहिए। बिल्कुल। गांव के प्रधान और आम आदमी के हाथ में भी फैसले लेने की ताकत आए, ताकि वे अपने गांव की सड़क या पानी का निर्णय खुद ले सकें। अनुसूची 11 में इसके 29 विषय दिए गए हैं। समझ गई। और इसी तरह शहरों के लिए भाग 9A है नगरपालिकाएं, 74वां संशोधन। हाँ, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम आते हैं। और भाग 9B भी तो है सर, सहकारी समितियां या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। एकदम सही। ये 97वें संशोधन 2011 द्वारा जोड़ा गया। इसका उद्देश्य था जमीनी स्तर पर लोगों का मिलकर आर्थिक विकास करना, जैसे अमूल का मॉडल। बहुत ही शानदार। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, स्लाइड 13 और 14। भाग 10 बात करता है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की। बिल्कुल, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के विशेष नियम। और फिर आता है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद 245 से 263। सर, नोट्स में लिखा है कि ये भाग भारत के संघीय ढांचे या फेडरल स्ट्रक्चर की रीढ़ है। ऐसा क्यों? क्योंकि यही तय करता है कि कौन सा कानून केंद्र बनाएगा और कौन सा राज्य। विधायी और प्रशासनिक संबंधों का ये तालमेल ही देश को एक साथ जोड़े रखता है। बिल्कुल। और फिर आता है भाग 12, वित्त संपत्ति संविदाएं, अनुच्छेद 264 से 300A तक। इसमें करों का वितरण और वित्त आयोग है। पर सर, यहीं पर मेरा वो बहुत बड़ा सवाल आता है जो मैंने पहले पूछा था। हाँ संपत्ति के अधिकार वाला। जी। संपत्ति का अधिकार एक इंसान के लिए इतनी अहम चीज है, फिर भी इसे भाग 3 के मौलिक अधिकारों से निकालकर अनुच्छेद 300A के तहत सिर्फ एक कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया? देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देश के विकास के लिए सरकार को सड़क, डैम या अस्पताल बनाने होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अब इन सब के लिए क्या चाहिए? जमीन। सही बात है। अगर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार रहता तो सरकार जैसे ही जमीन लेने जाती, हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चला जाता कि मेरे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। ओह, फिर तो देश का कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट कभी पूरा ही नहीं हो पाता। बिल्कुल, सारा विकास रुक जाता। इसीलिए इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब यह है कि सरकार आपकी जमीन ले सकती है विकास के लिए, लेकिन कानून के दायरे में रहकर, और आपको उसका उचित मुआवजा भी मिलेगा। समझ गई। मतलब विकास भी ना रुके और नागरिक का नुकसान भी ना हो। ये तो बहुत जरूरी बदलाव था। और आखिर में है भाग 13, व्यापार और वाणिज्य। हाँ, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार की आबाद स्वतंत्रता। तो सर, हमने 1 से लेकर 13 भाग तक का पूरा सफर तय कर लिया। अब आउट्रो की बारी है। बिल्कुल। तो चलिए एक बहुत ही क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक ट्रिक के साथ। जी सर, बताइए। देखिए, सबसे पहले एक देश के लिए क्या चाहिए? जमीन। तो भाग 1 है भारत की जमीन। ठीक है। जमीन पर कौन रहेगा? लोग। तो भाग 2 है वहां के लोग, यानी नागरिकता। याद हो गया। अब लोगों को जीने के लिए क्या चाहिए? अधिकार। तो भाग 3 है लोगों के अधिकार। सही। फिर लोगों के प्रति राज्य का भी कुछ फर्ज है। तो भाग 4 है राज्य का कर्तव्य, यानी डीएसपी। और राज्य के बाद हमारा खुद का कर्तव्य, तो भाग 4A है हमारा कर्तव्य। बिल्कुल। और इन सब को चलाएगा कौन? सरकार। तो भाग 5 है केंद्र सरकार और भाग 6 है राज्य सरकार। वाओ, ये ट्रिक तो वाकई रामबाण है। एकदम कहानी की तरह सब याद हो गया। तो श्रोताओं, अगर आपको हमारा ये संविधान मास्टर क्लास वीडियो पसंद आया हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हों, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन कक्षाएं हम आपके लिए लाते रहें। और जाने से पहले मैं आपके सोचने के लिए एक दमदार सवाल छोड़ना चाहता हूं। दोस्तों सोचिए, जिस तरह मौलिक अधिकार हमें मिलते हैं और हम कोर्ट जा सकते हैं,
अगर उसी तरह हमारे मौलिक कर्तव्यों को भी न्यायालय द्वारा सख्ती से लागू कर दिया जाए, तो क्या हमारा देश रातों रात बदल जाएगा? या इससे नागरिकों पर अनावश्यक दबाव आ जाएगा? इस बारे में सोचिएगा जरूर। आज की क्लास में बस इतना ही। बिल्कुल, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।